Welcome to our YouTube channel धनकर केमिस्ट्री लेक्चर्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोनेरा। मैंने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। आज हम फिर से थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी मोनेरा एक्चुअली में है क्या। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यानी कि जीव जगत का जो 5 जीव जगत वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है हमारा मोनेरा। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मोनेरा जो शब्द है, मोनेरा शब्द सबसे पहले किसने दिया था? मोनेरा शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे स्टेनिर वॉन नील। सबसे पहले मोनेरा के बारे में किसने बताया था? स्टेनिर वॉन नील ने। मोनेरा के अंतर्गत किसे रखा गया है? जितने भी जीवाणु होते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। यानी क्लासिफिकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? इस जगत में जितने भी जीवाणु, विषाणु या अन्य जीव हैं, पादप हैं, उनका क्या किया गया है? एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन किया गया, उनको वर्गीकृत किया गया है। तो उस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के बारे में। जीवाणुओं को किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। जीवाणु के बारे में सबसे पहले, या मोनेरा जगत के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? स्टेनिर वॉन नील। अब जो जीवाणु होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, बिल्कुल जनरल कैरेक्टर्स जीवाणुओं के एक कोशिकीय होते हैं। इसके बाद ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव, यानी कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कैसा होता है? बिल्कुल लो लेवल का होता है, प्रिमिटिव लेवल का होता है। अब कोशिकांग कैसे होते हैं इसमें? यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंगक, उनको क्या कहा जाता है? कोशिकांग। अनुपस्थित भी होते हैं और उपस्थित भी होते हैं। ये कैसे अनुपस्थित और उपस्थित होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब सेकंड बात आती है कि इनमें जनन कैसे होता है, यानी कि अगर जीवाणु है तो वो अपने समान जीवाणु को कैसे उत्पन्न करते हैं? जनन की प्रक्रिया क्या है इसके अंतर्गत? तो जनन कैसे होता है? अलैंगिक होता है, यानी कि 2 युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, या विखंडन द्वारा होता है। बडिंग, फीजन भी कहा जाता है इसे, फीजन और बडिंग। अब यूनिसेल्यूलर हो गया, यानी एक कोशिका उपस्थित रहती है। कोशिकांग कभी उपस्थित रहते, कभी अनुपस्थित रहते, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। विखंडन द्वारा भी होता है, यानी जीवाणु को क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। विखंडन आप सभी को पता है, टूट जाना, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। फीजन द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है। अब आगे बात आती है कि जीवाणुओं में गमन कैसे होता है, यानी जीवाणु चलते कैसे हैं, क्योंकि सजीवों में आ रहे हैं ये। तो गमन कैसे होता है जीवाणुओं में? कशाभिकाओं द्वारा। कशाभिका, कशाभिका को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला। आया इतना समझ? क्या स्टार्ट किया आज हमने? मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत क्या रखा, किसे रखा गया? जीवाणु को रखा गया। यानी मोनेरा में हम अध्ययन किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जीवाणुओं का। मोनेरा शब्द देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? स्टेनिर वॉन नील। जीवाणु का जो शरीर होता है, यानी शारीरिक संगठन होता है, वो कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, यानी कि यूनिसेल्यूलर होता है। प्रिमिटिव होते हैं, बहुत ही प्राचीन और प्राइमरी लेवल के जीव होते हैं। कोशिकांग उपस्थित भी, अनुपस्थित भी। जनन गमन द्वारा, कशाभिकाओं द्वारा, अलैंगिक विखंडन, फीजन, बडिंग, बहुत सारे तरीके से होता है।
और गमन यानी कि चलने के लिए क्या होता है, इनके पास कशाभिकाएं होती है यानी कि फ्लैजिलाज होते हैं। अब बात आती है कि कोशिकांग तो उपस्थित है और अनुपस्थित है, लेकिन एक कॉमन कोशिकांग जिसे कहा जाता है राइबोसोम, पाया जाता है इनमें। वो कौन सा होता है, 70S टाइप का। राइबोसोम का ये एक प्रकार होता है। जब आप इस जो आगे आपके चैप्टर से कोशिका पे बेस्ड, उसके अंदर जब आप कोशिकी अंगक पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगी आपको कोशिकी अंगक, उसमें राइबोसोम आएगा, वहाँ पे हम पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि 70S राइबोसोम एक्चुअली में होते क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही बताऊंगी। ठीक है, ये राइबोसोम हो गए, कौन से हो गए, 70S टाइप के राइबोसोम हो गए। अब इतना आया समझ आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो जीवाणु हैं, ये कैसे होते हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है सभी जगह पाए जाने वाले। सभी जगह से मतलब संसार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे जीवाणु नहीं होते। संसार छोड़ के इवन धरती में, आसमान में, आकाश में, पाताल में, हर जगह जीवाणु पाए जाते हैं। कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, वहाँ पर भी जीवाणु पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वातावरण बहुत गर्म हो, बहुत सर्द हो, वहाँ पर भी जीवाणु क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए जीवाणु को क्या कहा जाता है, जीवाणु को क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है। अब जीवाणु को दो प्रकार में बांटा गया वैज्ञानिकों द्वारा। एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। अब देखिए, आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है प्राचीन, एंशियंट, और बैक्टीरिया का मतलब तो बैक्टीरिया ही होता है, जीवाणु। यू बैक्टीरिया मतलब न्यू बैक्टीरिया, नया बैक्टीरिया, या ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वेल डेवलप। वेल डेवलप जीवाणुओं से मतलब क्या है, यहाँ पे कोशिकी अंगक जो होता है ना, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कोशिकी अंगक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको कैसे क्या कहा जाता है, यू बैक्टीरिया कहा जाता है, थोड़ा सा डेवलप बैक्टीरिया कहा जाता है। और प्राचीन बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया को, क्योंकि इसमें कोशिकी अंगक कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उपस्थित नहीं होते हैं। केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। और 70S राइबोसोम का काम क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा 9-10 साइंस में। राइबोसोम का यूज़ क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब प्रोटीन और जीवाणुओं का क्या कनेक्शन है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम जीवाणु पढ़ रहे तो प्रोटीन। तो देखिए, जीवाणु, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि प्रोटीन और जीवाणु कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ये क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्या है, ये सेल वॉल। ठीक है, ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये है बैक्टीरिया के यहाँ पे छोटे छोटे से, ये है हमारे पास राइबोसोम्स। क्या है ये, राइबोसोम्स। अब यहीं पर
एक पदार्थ बिखरा हुआ है छोटा सा, इसको यहाँ पर कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। आप सभी ने 9th-10th में सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, उसमें ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ये होता है क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, और यहाँ पर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जीवाणुओं का मुख्य लक्षण कहा जाता है, क्योंकि जब डीएनए रिलेटेड कोई काम किया जाता है तो बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड होते हैं उन्हें एज ए वेक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए आप, इसमें एज ए वेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम प्लाज्मिड को। वो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये इसे हम कहेंगे कशाभिकाएं, यानी कि फ्लैजिला। अब देखिए, ये जो सारे बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम से ही बोला जाता है, यानी कि आपको लिखना यही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। फ्लैजिला। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होती है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? फिम्ब्री। आ रहा है ये डायग्राम आपको समझ में? ठीक है, राइबोसोम्स हो गया, क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, साइटोप्लाज्म हो गई, सेल वॉल हो गई। हाँ, अब ये डायग्राम मैंने आपको क्यों बताया था कि जीवाणुओं में प्रोटीन का क्या कार्य रहता है। अब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो जीवाणुओं की सेल वॉल बनी होती है ना, ये बनी हुई होती है प्रोटीन की। प्रोटीन में किसकी? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटीन में किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की। तो ये हमारे पास क्या है? एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि एक आर्की बैक्टीरिया। प्राचीन बैक्टीरिया क्यों कहा गया है इसे? देखिए आप सभी, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव लेवल पे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रिमिटिव लेवल से मतलब है इसमें सिर्फ कोशिकीय अंगक यानी जो सेल ऑर्गेनल है वो सिर्फ क्या पाया जा रहा है? केवल राइबोसोम है। राइबोसोम भी हमारे पास कौन से टाइप का है? 70S टाइप का है। इसके अलावा इसमें कोई भी कोशिकीय अंगक यानी कि सेल्यूलर ऑर्गन आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये कैसे स्ट्रक्चर मानी जाती है? एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर मानी जाती है आर्की बैक्टीरिया की। आया आपको स्ट्रक्चर समझ? थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप इस स्ट्रक्चर को, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए टिपिकल नहीं रहेगा ये। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे का बताती हूँ इसका, कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया। देखिए, आर्की बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे 1977 में कार्ट वोस, WOESE, कार्टवोस ने सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया। क्या बताया कार्टवोस ने सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में? कि ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रिमिटिव यानी प्राचीन बैक्टीरिया। इन प्राचीन बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स यानी कि जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली हमें मिलते कहाँ पर हैं? आया 1977 में कार्टवोस ने सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया था। प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है इन्हें, और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं ये बैक्टीरिया। इसलिए इन बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफिल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया का एक नाम और क्या हो सकता है?
एक्सट्रीमोफिल, कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, हर कंडीशन में यानी कि हर वातावरण में ये सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रीम कंडीशन में ये रह गए। जनरली कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल, यानी कि जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय में, स्टमक में। जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय में, स्टमक में। अब ये वहाँ पे रह के क्या कर रहे हैं? खेल तो नहीं रहे होंगे अंदर, इनके रहने की जगह है। अब रह रहे हैं तो ये खाना कैसे करते हैं, यानी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं अपने अंदर? तो जानवरों के स्टमक में क्या होता है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज ही होता है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। जो जुगाली करने वाले जानवर खाना खाते हैं, है ना, जो पदार्थ लेते हैं, उनके अंदर अगर सेल्यूलोज प्रेजेंट है तो ये सेल्यूलोज को क्या डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि पाचन करता है ये सेल्यूलोज का। तो जीवाणु को क्या रहने के लिए जगह मिल गई। ठीक है, और जानवरों को क्या हो गया? अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक सोर्स मिल गया। दोनों के लिए हेल्पफुल है ये, जीवाणुओं के लिए भी और जुगाली करने वाले जानवरों के लिए भी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो कितने प्रकार का होता है, यानी आर्की बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्की बैक्टीरिया जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मीथेनोजेंस, एक होता है हेलोफिल्स, और एक होता है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, अब ये नाम ऐसे ही नहीं रखे वैज्ञानिकों ने, यानी कि उनकी इच्छा हुई कि हेलोफिल्स नाम रखना है, थर्मोएसिडोफिल्स नाम रखना है या मीथेनोजेंस नाम रखना है, तो नोमेनक्लेचर कर दिया इनका। इनके नाम जीवाणुओं की प्रकृति देख के रखे गए हैं, यानी कि जीवाणु किस प्रकार के हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्कस इसके ऊपर भी कर लेते हैं। देखिए, जो बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, हम ये किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया, हिंदी में भी आपको इसे आर्की बैक्टीरिया ही लिखना पड़ेगा, या आर्की जीवाणु नहीं बोल सकते आप इन्हें, आर्की बैक्टीरिया। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, मीथेनोजन से, हेलोफिल से या थर्मोएसिडोफिल से, ये सब कैसे होते हैं? अनाक्षी श्वसनकारी होते हैं। अनाक्षी श्वसनकारी का मतलब ये है कि जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं इनमें, वो कैसी होती हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनाक्षी श्वसन कैसा होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसलिए ये कैसा श्वसन होता है? अनाक्षी श्वसन होता है। हेलोफिल्स भी कैसे होते हैं? अनाक्षी श्वसनकारी। मैंने आपको ये टेबल इसलिए बनाया है ताकि आप तीनों में बहुत इजीली डिफरेंस कर सको, आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। अनाक्षी श्वसनकारी, इसमें भी O2 कैसी होती है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होती है। अब थर्मोएसिडोफिल्स, इसमें भी क्या होता है? अनाक्षी श्वसनकारी। ऑक्सीजन कैसी? अनुपस्थित। फर्स्ट कॉमन, सेकंड। अब सेकंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे
कि मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स नाम क्यों रखे गए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आज अगर कुछ हो रहा है यानी जीवाणु है तो जीवाणु का क्लासिफिकेशन किया गया, उसका भी कोई रीज़न था। जैसे आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या तो प्रिमिटिव थे और न्यू थे, कुछ वेल डेवलप्ड थे। वैसे ही आर्कीबैक्टीरिया का अगर क्लासिफिकेशन किया गया यानी कि 3 ग्रुप्स में इन बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, तो किस बेसिस पे किया गया, मीथेनोजेंस। अब मीथेन समझ आ रहा है आपको नाम से ही, मीथेनो किसका डिस्कशन हो रहा है इसमें, मीथेन का। मीथेन क्या है, एक गैस है। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जीवाणु मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं या मीथेन गैस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोसेस होगी मीथेन गैस बनाने की। तो देखिए कैसे बनाते हैं ये मीथेन गैस, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड, इन दोनों का यूज़ करके क्या बन रही है, CH4 यानी कि मीथेन गैस। मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4 ही बोलते हैं। गुड। अब इसके बाद ये मीथेनोजेंस या जो बैक्टीरिया रहते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जुगाली करने वाले जानवरों, ये पाए जाते हैं जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में। आ रहा है समझ, बिल्कुल थ्योरी है, थोड़ा सा समझ के आप इस चीज़ को देखिए, आपके माइंड में एक बार में ही बैठ जाएगा। यहाँ क्या करते हैं वो पहले बता चुकी हूँ ना मैं आपको, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। आया समझ में। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मीथेनोकोकस। आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया का नाम भी यही और इसका नाम भी यही, तो नाम ही यही है बैक्टीरिया का, क्या कर सकते हैं। मीथेनोकोकस और मीथेनोजेंस। अब देखिए ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए कि मीथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो अनाक्सी श्वसनकारी होते हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। हाँ, तो ये मीथेन गैस बनाते कहाँ पे, क्या मीथेन गैस जंतुओं के शरीर में बना रहे हैं ये, नहीं। बायोगैस संयंत्र जो लगे रहते हैं, बायोगैस प्लांट्स जो लगे रहते हैं, सुना है आप सभी ने बायोगैस प्लांट्स के बारे में, या बायोगैस बनती है तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, गोबर का यूज़ करते हैं। तो गोबर को सड़ाने में, और गोबर के अंदर अगर आप देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया है तो वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, मीथेनोजेंस या मीथेनोकोकस बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, तो मीथेन गैस कहाँ बन रही है, बायोगैस प्लांट्स में बन रही है। अब बात आती है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स देखिए आकार देखिए, इन मीथेनोजेंस का आकार ऐसा होता है, थोड़े से कोकस टाइप के होते हैं, ये गोलाकार होते हैं। हेलोफिल्स का आकार कैसा होता है, थोड़ा सा बेसिलस शेप्ड, छड़ाकार। अनाक्सी शोषणकारी हो गए, O2 अनुपस्थित हो गया। अब हेलोफिल्स मिलते कहाँ पर है, यानी हेलोफिल्स जो बैक्टीरिया है वो कहाँ होंगे, ये होते हैं अत्यधिक लवण वाले क्षेत्रों में, जहाँ अत्यधिक लवण पाया जाता है। अत्यधिक लवण वाले क्षेत्र यानी सॉल्टी एरियाज। अब इनमें एक ना स्पेशलिटी होती है, जो हेलोफिल्स होते हैं उनका एक मुख्य लक्षण होता है कि इनकी झिल्ली कैसी होती है, बैंगनी कलर की, बैंगनी कलर की झिल्ली।
इस बैंगनी कलर की झिल्ली का उपयोग करके ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। इसका उपयोग करके यानी कि इसका यूज़ करके बैंगनी कलर की झिल्ली का। अब हेलोफिल्स, इतना आया आपको समझ में। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो हेलोफिल्स बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया हो गया हेलोफिल्स बैक्टीरिया, एक हो गया हेलोकोकस। ये बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। लास्ट वन थर्मो एसिडोफिल। नाम से समझ आ रहा है, थर्मो मतलब गरम, हॉट। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये कैसी जगह रहेंगे, अत्यधिक गर्म जगह। अत्यधिक गर्म जगह क्या हो सकते हैं, गर्म पानी के झरने हो सकते हैं। एक और स्पेशलिटी इनकी गर्म पानी के झरनों में, और वो झरने गंधक युक्त होते हैं। यानी कि झरने अगर गंधक युक्त हैं और ये गंधक युक्त झरनों में रह रहे हैं तो इनकी बॉडी में भी क्या आ जाएगा, ओब्वियसली गंधक आ जाएगा। अब ये जो थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। यानी अपने भोजन का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रसायन का। कौन सी रसायन, गंधक का, जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। रसायन संश्लेषी बोल सकते हैं हम इन्हें, रसायन संश्लेषी होते हैं। गंधक का उपयोग जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, गंधक का उपयोग करके ये क्या करते हैं, भोजन के निर्माण में, गंधक का उपयोग भोजन निर्माण में। अब मैंने आपको बताया कि गर्म पानी के झरनों में, गंधक युक्त झरनों में रह रहे, लेकिन उनका जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री सेल्सियस। सोचिए इतने टेम्परेचर में अगर ये रह रहे हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा। और पीएच कितना, ओनली 2, यानी कि बिल्कुल एसिडिक मीडियम में रहते हैं ये। आया समझ में इतना। अनाक्सी श्वसन करते हैं यानी कि O2 एब्सेंट होता है गर्म पानी के झरनों में जो कि गंधक युक्त होते हैं, उसमें रहते हैं ये। एक चीज़ और रह गई हमारी यहाँ पे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है थर्मो प्रोटियस और थर्मोप्लाज्मा। क्लियर है, दिख रहा होगा आई होप सभी को। तो देखिए आया ये आपको समझ के। आर्की बैक्टीरिया जो है उसको हमने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मीथेनोजेंस में, हेलोफिल्स में और थर्मोएसिडोफिल्स में। किस बेसिस पे डिवाइड किया था हमने उन्हें, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे। यानी कि बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर है। मीथेनोजेंस अगर बैक्टीरिया है तो ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे, हेलोफिल्स अगर बैक्टीरिया है तो ये कैरेक्टर आएंगे, थर्मोएसिडोफिल्स अगर बैक्टीरिया है तो उसमें क्या, ये वाले आएंगे जो मैंने आपको बताया है। और एग्जाम्पल्स देखिए, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम में आता है कि थर्मोप्रोटियस बिलोंग्स टू विच पार्ट, यानी कि जो थर्मोप्रोटियस है कौन से पार्ट से बिलोंग करता है या कौन से टाइप के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, थर्मोएसिडोफिल। यहाँ पे हमारा आर्की बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं हम लोग। इतना डिस्क्रिप्शन इस क्लास के अकॉर्डिंग सफिशिएंट रहेगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा बैक्टीरिया का दूसरा प्रकार। क्या बताया था मैंने, एक बताया था मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, यू बैक्टीरिया। यानी कि जो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया होता है वो यू बैक्टीरिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट यू बैक्टीरिया। थोड़ा सा डेवलप बैक्टीरिया। अब इसको समझाने से पहले ही मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देना चाहती हूँ। उससे क्या होगा,
आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही, आर्कीबैक्टीरिया जैसे ही शेप इसका भी होगा। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे सब, चलिए बाद में पूछते हैं आपसे, पहले आप स्ट्रक्चर देख लो बैक्टीरिया का। देखिए थोड़ा सा वेल डेवलप है तो थोड़े से चेंजेस भी आ रहे हैं इसमें। दिस इज फिम्ब्री सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, बताया था मैंने पहले भी आपको, ठीक है। दिस इज फ्लैजीला, इट्स अ लोकोमोटरी ऑर्गन। कशाभिका है फ्लैजीला, जो गमन करने में सहायक होते हैं। अब हम बनाएंगे इसके अंदर हमारे राइबोसोम्स, जो कौन से होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। हम साथ के साथ नैम्बलिंग भी करते जाते हैं, नहीं तो हमें पेन चेंज करना पड़ेगा। राइबोसोम्स हो गए, ये हो गई हमारी फिम्ब्री, और ये हो गया हमारा फ्लैजीला। हिंदी में लिखूं या समझ जाएंगे? कशाभिकाएं किस में काम आती है? ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, जीवाणुओं को गमन करने में सहायक होती है। अब ये एक नया सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने अंदर से फोल्ड क्यों किया है, ठीक है। तो देखिए ये फोल्ड करने का एक रीज़न है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। और ये वाली जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है हम इसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे कहेंगे हम सेल वॉल। लेकिन ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, मीजोसोम। मीजोसोम नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पर हो सकता है कभी ध्यान नहीं दिया हो कि एक्चुअल में मीजोसोम का वर्क क्या होता है, यानी मीजोसोम किस काम आता है। तो देखिए मीजोसोम का जो मेनली काम है, यहाँ से अंदर फोल्ड किया होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है खुद मॉडिफिकेशन कर देती है अंदर, किस लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसों का आदान प्रदान। आया समझ में? ये जो फोल्ड अंदर किया है मैंने, ये क्यों किया है, इसे मीजोसोम कहते हैं। वर्क क्या होता है इसका, गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है ये। आया समझ आपको इतना? अब और क्या स्ट्रक्चर्स बताया था मैंने आपको इसमें, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो ओब्वियसली सारी सेल्स में होता है, ना भी मैं नैम्बलिंग करूँ तो चलेगा, आप सभी को पता है, पर फिर भी देख लीजिए। इसके बाद एक स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने आपको, एज ए वेक्टर, जो बैक्टीरिया में यूज़ होता है। अगर बैक्टीरिया की क्लोनिंग करनी है हमें या कुछ और क्लोनिंग करनी है तो एज ए वेक्टर हम क्या लेंगे, प्लाज्मिड लेंगे, जो हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ से। राइबोसोम्स हो गए थे। राइबोसोम्स कौन से हैं हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं, इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है इसमें, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। ये डीएनए तो इम्पॉर्टेंट है, डीएनए तो होगा ही। आया ये सारा आपको समझ? और ये जो सेल वॉल जो होती है इसकी किसकी बनी हुई रहेगी हमारे पास, प्रोटीन की बनी हुई रहेगी। पूरा डायग्राम का स्ट्रक्चर आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो आर्कीबैक्टीरिया था वो किसने दिया था, स्टेनिर वॉलनेल ने, सॉरी कार्टवोज ने दिया था। स्टेनिर वॉलनेल ने जो मोनेरा के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया जो है इसको सबसे पहले किसने देखा था। तो यू बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था, 1676 में ल्यूवेनहॉक। 1676 में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखा था। इसके बाद
एहरबर्ग नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का नामकरण किया, यानी कि ये बैक्टीरिया के लिए पंडित थे, बैक्टीरिया का नामकरण किया। अब बैक्टीरिया शब्द आ गया, बैक्टीरिया का नामकरण हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी कि बैक्टीरिया को फर्मेंट किया, यानी किण्वित किसने किया बैक्टीरिया को? लुईस पाश्चर ने। पाश्चर इफेक्ट्स भी पढ़े होंगे आपने, पहले पढ़े ही हैं। लुईस पाश्चर ने सबसे पहले बैक्टीरिया का क्या किया? किण्वन। लुईस पाश्चर को एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है। आप लोगों ने 11th में बायोलॉजी लिया है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को पता ही होगी। सोचिए आप जल्दी से, लुईस पाश्चर किस लिए जाना जाता है? लुईस पाश्चर को, लुईस पाश्चर को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये याद होना चाहिए आप सभी को। इट्स ओके। अब आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में बिठा लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। आप लोगों को याद हुई या नहीं, नोट डाउन कर लीजिए अगर याद नहीं हुई है तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ जैसे भी आप करना चाहें। अब ये यू बैक्टीरिया का डायग्राम हुआ जो मैंने आपको बताया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। वैसे तो डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हम थोड़ा सा राइटिंग में करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि लक्षण। सबसे पहले तो यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यू बैक्टीरिया, इवन सारे ही बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर, हिंदी में लिखते हैं हम एक कोशिकीय। कैसे होते हैं ये बैक्टीरिया? एक कोशिकीय होते हैं। प्राइमरी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन रहता है इनका। प्राथमिक कोशिकीय संगठन, यानी कि ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित नहीं रहते हैं ना। ये मैंने आपको बताया था। अभी जो आपने डायग्राम देखा था इसमें कि कितने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हम लोगों ने? राइबोसोम पढ़ा है और नॉर्मल सर्कुलर डीएनए पढ़ा है, बस। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ये? पोषिता कैसी होती है इनके अंदर? स्वयं पोषी होते हैं, खुद बना सकते हैं अपना भोजन? बताइए मुझे। अभी हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो हेलोफिल्स होते हैं या जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। किस मोड से करते हैं? उनकी झिल्ली कैसी होती है? बैंगनी रंग की होती है। वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। स्वयं पोषी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। कैसे? मीथेनोजन्स तो किस पे? एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। उसके बाद सहपोषी भी होते हैं। ठीक है, स्वयं पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं और सहपोषी भी होते हैं। जो कोशिका होती है वो किसकी बनी हुई होती है? म्यूकोपेप्टाइड। समझ आ रहा है म्यूकोपेप्टाइड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। प्रोटीन्स में म्यूकोपेप्टाइड एक प्रकार होता है, यानी कि जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का अभाव होता है। आ रहा है समझ?
इसके बाद बहुत बार, यानी कि बहुत ऐसी कंडीशंस भी आती है कि बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, जीवाणुओं में। बहुत बार ग्रीन कलर के भी जीवाणु होते हैं। जीवाणुओं में क्लोरोफिल, जो कि हमारे प्लांट्स का एक मेन कैरेक्टर कह सकते हैं हम, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम उसके डिवाइडेशन की, यानी कि जीवाणु में डिवाइडेशन, प्रजनन कैसे होता है। तो अलैंगिक बता चुकी हूँ मैं आपको ये पहले भी, विखंडन द्वारा होता है, बडिंग, फीजन, है ना। प्रजनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा भी हो सकता है, अलैंगिक जनन भी हो सकता है, और लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, कशाभिकाओं द्वारा, फ्लैजिलाओं द्वारा। आ रहा है समझ, कशाभिका यानी फ्लैजिला द्वारा भी होता है। जैसे अलैंगिक जनन विखंडन होता है तो इसमें क्या होते हैं, कुछ बीजाणु भी पाए जाते हैं, यानी कि स्पोर्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें मोटाइल स्पोर्स कहा जाता है, यानी कि चल बीजाणु। ये सारे जनरल कैरेक्टर्स थे आपको समझ में। अब हमने आर्कीबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया था। कौन कौन से बताइए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। आर्कीबैक्टीरिया को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से ग्रुप थे, मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। वैसे ही अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया को भी हम क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि उनका भी हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ यू बैक्टीरिया। देखिए, अब यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने से पहले थोड़ी सी कुछ और जानकारी देना चाहूँगी कि यू बैक्टीरिया का जो वर्गीकरण है, यानी कि बैक्टीरिया का जो वर्गीकरण है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग किया गया। लेकिन किसी भी वर्गीकरण को मतलब कोई सा भी वर्गीकरण हुआ तो उसको मान्यता नहीं मिली। क्यों मान्यता नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे वर्गीकरण पोषण के आधार पर किए गए, गमन के आधार पर किए गए, उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे किए गए, यानी कि उनका कोशिकीय संगठन कैसा है। लेकिन सारे वर्गीकरण फेल हुए, यानी किसी को भी मान्यता नहीं मिली। उसके बाद एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमारे विटेकर सर ने। कब दिया था, 1969 में। इस क्लासिफिकेशन को क्या मिली, मान्यता मिली। और इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जीवाणुओं का वर्गीकरण करते हैं। अब विटेकर ने जो क्लासिफाई किया जीवाणुओं को, वो किस प्रकार किया, 2 ग्रुप्स में किया। एक में उन्होंने रखा नील हरित शैवाल। हम देखिए, ये अगर शैवाल नाम आ रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि शैवाल नाम आ रहा है तो बात एल्गी की हो रही है। बात किसकी हो रही है, बात बैक्टीरिया की ही हो रही है। नील हरित शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत मेजर कह सकते हैं, एक कन्फ्यूज़न होता है जो जनरली स्टूडेंट्स में होता है कि नील हरित शैवाल को वो क्या समझते हैं, एक एल्गी समझते, एक शैवाल समझते। लेकिन नील हरित शैवाल क्या है, एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो विटेकर ने 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक नील हरित शैवाल यानी कि क्या कहा उसको, साइनोबैक्टीरिया कहा, और दूसरा जनरल जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, ठीक है। यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हर तरीके से मतलब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफिकेशन दी, लेकिन क्लासिफिकेशन किसका मान्य हुआ, विटेकर का मान्य हुआ। इसके बाद एक और चीज़, बर्गीस के मैनुअल,
बर्गीज के मैनुअल डिटर्मिनेटिव ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को मान्यता मिली। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं, आप लोग आपके दिमाग में बिठा लीजिए। स्टाइलिश हो गया थोड़ा, ठीक है। क्या चीज़ बताइए मैंने? बर्गीज के मैनुअल डिटर्मिनेटिव ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को मान्यता मिली। इसको मान्यता मिली तो उनके द्वारा जीवाणुओं को किस में रखा गया? फाइलम प्रोटोफाइटा में रखा गया, आप प्रोटोफाइला बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जीवाणु को किस में रखा गया? फाइलम प्रोटोफाइला। यानी कि जितने भी जीवाणु हैं ना, वो कौन से फाइलम में आ रहे हैं? फाइलम प्रोटोफाइला में आ रहे हैं, याद रखिएगा। अब फाइलम प्रोटोफाइला के अकॉर्डिंग जीवाणुओं को क्लासिफाई किया गया। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया? 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। इधर देखिए, प्रोटोफाइला किसके अकॉर्डिंग? बर्गीज के मैनुअल डिटर्मिनेटिव वो बैक्टीरियोलॉजी के अकॉर्डिंग। दो कौन कौन से थे हमारे पास? एक थे शाइजोफाइसी और एक था शाइजोमाइसिटीज। शाइजोफाइसी एक है, शाइजोमाइसिटीज। आ रहा है समझ में? शाइजोफाइसी और शाइजोमाइसिटीज कुछ भी नहीं है, जैसा हमारे विटेकर सर ने बताया था वैसा ही इन्होंने भी बताया कि शाइजोफाइसी और शाइजोमाइसिटीज। फाइसी में क्या रख दिया? हमारा साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरी शैवाल, और शाइजोमाइसिटीज में क्या रख दिया? हमारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि थोड़े से नाम चेंज हो गए, शाइजोफाइसी एंड शाइजोमाइसिटीज कर दिया। शाइजोफाइसी में वही हमारी नीलहरी शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया, और फाइसी में नीलहरी शैवाल, और माइसिटीज में रख दिया हमारे जीवाणु यानी कि हमारे बैक्टीरिया को। इतना क्लियर है? आया सभी को समझ में? अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने इनका क्लासिफिकेशन देख लिया, सब देख लिया। हमें पता है कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ साइज तो होती होगी इनकी। तो हम यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया का आकार यानी कि साइज। कुछ आइडिया के बैक्टीरिया का एक्चुअल साइज होता क्या है? तो देखिए, एक्चुअल साइज तो वैज्ञानिकों ने भी डिफाइन नहीं कर पाया। कुछ औसत दिया था वैज्ञानिकों ने। तो औसतन आकार जो होता है, यानी कि औसतन आकार जो होता है बैक्टीरिया का, वो कितना होता है? 1 से लगा के 5 माइक्रोन तक होता है। माइक्रोन एक यूनिट है जिससे हम साइज को मेज़र करते हैं। तो औसत आकार कितना बताया? 1 से 5 माइक्रोन बताया, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है, मैं आपको अभी आगे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन बताऊंगी, उससे पहले सिर्फ साइज देख रहे हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास कोकस, और एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास बैसिलस। कोकस है, नाम से समझ आ रहा है, गोलाकार, ठीक है। तो अगर गोलाकार बैक्टीरिया है तो गोलाकार बैक्टीरिया का साइज हम लंबाई और चौड़ाई में तो मेज़र नहीं कर सकते। इस बैक्टीरिया का साइज हमें मेज़र करने के लिए क्या चीज़ बतानी पड़ेगी? एक एक्चुअल साइज बताना पड़ेगा। तो 0.5 से 2.5 म्यू या माइक्रोन तक का होता है हमारा कोकस। और बैसिलस है तो बैसिलस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
हम इसे लंबाई और चौड़ाई में डिनोट कर सकते हैं। लंबाई होती है, सॉरी चौड़ाई होती है इसकी 1.2 से 2.0 म्यू। ठीक है, म्यू मतलब है हमारे पास माइक्रोन। ठीक है, लंबाई जो इसकी होती है 1.0 से 15.0 म्यू। हुआ इतना क्लियर आप सभी को? कोकस और बेसिलस, ये हो गया हमारे पास बैक्टीरिया का साइज, यानी कोकस भी एक टाइप का बैक्टीरिया और बेसिलस भी क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है। अब इसके बाद जो हमारे पास मेन चीज़ आती है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम इन्हें कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है। इसके आगे का हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसे अब एक बार मैं आप सभी को पूरा रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या हमने आज पढ़ा है। क्या चीज़ पढ़ी आज हमने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जीव जगत वर्गीकरण, मोनेरा शब्द सबसे पहले दिया था स्टेनिर वॉलनील ने। मोनेरा में क्या रखा गया है? जीवाणु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर प्रिमिटिव कोशिकांग उपस्थित अनुपस्थित, राइबोसोम 70S, रिप्रोडक्शन जनन, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता, अलैंगिक यानी कि किसी भी युग्मक की ज़रूरत नहीं होती है, नर और मादा की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है एक जीवाणु उससे दूसरा जीवाणु बन सकता है। कौन सी प्रोसेस से बन सकता है? विखंडन द्वारा, फीजन, बडिंग। गमन चलते कैसे हैं? कशाभिकाओं द्वारा, फ्लैजिला द्वारा, जो फ्लैजिला मैंने आपको आगे बताए थे। इसके बाद जो जीवाणु होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, संसार के सभी कोनों में पाए जाते हैं, चाहे वातावरण कैसा भी हो। एक्सट्रीमोफिलस होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हमारे एंशियंट बैक्टीरिया यानी प्राचीन बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया यानी हमारे वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया, थोड़े से वेल डेवलप्ड, ह्यूमन बॉडी जैसे नहीं। 70S राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये राइबोसोम का मेन वर्क ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये हमारे पास एक आर्कीबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर है। अब आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये किसने बताया? कार्टवॉज ने बताया था। एक्सट्रीमोफिलस होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, यानी जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, जुगाली करने वाले जानवरों के स्टमक में रहते हैं और स्टमक में रह के क्या करते हैं? ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। इसके बाद मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, दिस इज द टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। सब में कॉमन फीचर होता है, अनाक्सी श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन कैसा होता है? एब्सेंट होता है। मीथेन गैस बनाते हैं, कैसे बनेगी मीथेन गैस? CO2 एंड फॉर्मिक एसिड से CH4 बन रहा है, स्टमक में रह रहे हैं, मीथेनोकोकस और मीथेनोजेंस। अब आए हेलोफिल्स। हेलोफिल्स बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, बैंगनी कलर की झिल्ली होती है, प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो यानी गर्म पानी के झरनों में रहते हैं और वो झरने कैसे होते हैं? गंधक युक्त झरने होते हैं। रसायन संश्लेषी होते हैं, यानी रसायन का उपयोग करके क्या करते? रसायन का संश्लेषण करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं और अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज यू बैक्टीरिया, थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है। एक मॉडिफिकेशन होता है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको मीजोसोम कहते हैं। किस यूज में आता है? ये गैसों के एक्सचेंज में काम आता है जनरली। अब जनरल कैरेक्टर्स तो आप लोगों को आई थिंक रटा गए होंगे, अब हमने 2 से 3 बार डिस्कस कर लिया है। यूनिसेल्युलर होते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है सेल्स का, स्वयं पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, सहपोषी होते हैं, खुद बना सकते हैं भोजन, दूसरों पर डिपेंड होते हैं और एक सहजीविता के थ्रू भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के अंदर एक एग्जाम्पल है। म्यूकोपेप्टाइड से इनकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। क्लोरोफिल भी पाया जाता है कभी कभी किसी किसी कंडीशन में। अलैंगिक जनन होता है, विखंडन द्वारा होता है। जनन बीजाणु यानी स्पोर्स, और स्पोर्स भी कैसे होते हैं? चल बीजाणु यानी मोटाइल स्पोर्स होते हैं। गमन कैसे होता है? कशाभिकाओं द्वारा होता है गमन की प्रक्रिया। ठीक है, अब यस
5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने क्लासिफिकेशन ऑफ यू बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई किया। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आया तो कोई भी क्लासिफिकेशन मान्य नहीं हुआ, क्योंकि क्लासिफिकेशन उनके अलग अलग कैरेक्टर्स को बेस रख के बनाया गया था। कभी पोषण को बेस रख के बनाया गया, कभी गमन को, कभी उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके, यानी कि कोशिकीय संगठन, शरीर की बनावट कैसी है। विटेकर ने बताया कि जीवाणु सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक नील हरित यानी साइनोबैक्टीरिया और एक जीवाणु। इसके बाद बर्गीस के मैनुअल डिटर्मिनेटिव वो बैक्टीरियोलॉजी को मान्यता मिली। उन्होंने बताया कि जितने भी जीवाणु होते हैं वो फाइलम प्रोटोफाइला में रखे गए। तो चेंज कुछ नहीं आया, कैरेक्टर सेम थे, नाम चेंज हो गए, शाइजोफाइसी और शाइजोमाइसिटिस यानी साइनोबैक्टीरिया और हमारे बैक्टीरिया, और कोई चेंजेस नहीं है। साइज़ की बात करें यानी बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, अगर सजीव है तो किसी न किसी आकार में तो हो गई। बैक्टीरिया का आकार जनरली माइक्रोन में होता है, 1 से 5 माइक्रोन तक हो सकता है ये। कोकस 0.5 से 2.5 म्यू, बैसिलस की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। तो ये सारा डिस्कस किया हमने आज के लेक्चर में। जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, मेन जो क्लासिफिकेशन है यू बैक्टीरिया का, यानी जो बैक्टीरिया है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे कोकस और बैसिलस बताया। इनके कुछ और टाइप से आगे वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।